लियाकताबाद में प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिकल सामान की एक आम सी दुकान से चलाया गया शहर में टारगेट किलिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क। वो दुकान न सिर्फ टारगेट किलिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के लिए वर्कशॉप थी, बल्कि वहीं फैसला होता था कि कब, किसको और कहां टारगेट करना है। हम आज आपके सामने अमजद साबरी के कत्ल के मुतालिक वो हकाइक पेश करेंगे जो मेरा दावा है आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन इस केस को समझने के लिए आपको रिपोर्ट को पूरा देखना होगा। चलें आपको माजी में लिए चलते हैं। साल 2016 का कराची। एक सुबह कोरंगी मेहरान टाउन के घर से दिलदार चाचा सलवार कमीज पहने हुए हैं, प्लम्बरिंग का सामान का बैग लेकर मोटरसाइकिल पर रवाना होते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल कहीं खड़ी कर देते हैं। फिर सामने से आती हुई एक मुसाफिर बस को हाथ देते हैं और उसमें सवार हो जाते हैं। फिर उस तरह वो 3 बसें तब्दील करते हैं, जबकि तमाम बसें एक ही रूट की थी, एक ही मंजिल पर जा रही थी। लेकिन वो बसें तब्दील करते हुए लियाकताबाद पहुंच जाते हैं। मार्केट पहुंचकर एक बंद दुकान का शटर उठाकर अंदर जाते हैं और शटर वापस नीचे कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे वीडियो का टाइटल अमजद साबरी और एमर कहानी सुना रहा है दिलदार चाचा और एक बंद दुकान की। जनाब, इस दुकान और दिलदार चाचा का अमजद साबरी की शहादत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आगे आपको समझ में आएगा। पहले जरा दिलदार चाचा के बारे में हैरान कुन इंकिशाफात तो सुन लें। दरअसल वो कोई प्लम्बर नहीं, एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है। उसने दाढ़ी ऐसी रखी हुई थी, वो कपड़े ऐसे पहनता था, बिल्कुल मस्कीन सा बना हुआ, जैसे कोई एक आम सा मजदूर आदमी जाता ना, इस तरह। लेकिन क्यों वो इनके लिए मास्टरमाइंड था, बल्कि वो वही शख्स था। उसी ने चौधरी असलम साहब के घर पे जो हमला हुआ, उसकी गाड़ी तैयार की थी। उसी ने रेंजर पे जो अटैक होते रहे, उसके लिए जो बॉम्ब बनाते थे मेहरान टाउन में, वही बनाता था। जब मैंने उस घर पे रेड किया था, क्योंकि वो तो जिस दिन रेड हुआ उस दिन वो तो नहीं पकड़ा गया, जब इनके इंकिशाफात हुए तो फिर हमें पता चला। बल्कि इवन ये यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि जो कराची एयरपोर्ट पे बड़ा अटैक हुआ था, जिसके बाद ज़रब शुरू हुई, उसमें भी उसका रोल था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगवी के लिए बम बनाने का माहिर दिलदार चाचा अमजद साबरी को फायरिंग करके कत्ल करने वाले इसाक बॉबी का सुसर है। और वो जो दिलदार चाचा प्लम्बरिंग वाला बैग उठाकर घर से निकला था, दरअसल अमजद साबरी के कातिलों यानी अपने दामाद इसाक बॉबी और उसके दोस्त आसिम कैपरी से मिलने ही लियाकताबाद की उस दुकान में गया था। ये दुकान कत्ल में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ हथियारों के लिए सर्विस सेंटर थी। मैं दुकान में इन्होंने 2 पोर्शन बनाए थे। सामने ऐसी छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ था और पीछे उसकी एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई हुई थी। पिस्टलों को भी साफ़ करते थे, वहाँ फायर पिनें मिली, खाली खोल मिले, वेपन के पार्ट्स मिले। लेकिन वो एक किस्म का वर्कशॉप की आर्ट थी और वहाँ ये मीटिंग भी करते थे बैठ के। बाकायदा उन्होंने एक क्या कहते हैं शीन माल की शॉप थी, उसके लिफाफे रखे हुए थे, लगता था कि ये शीन माल ले जा रहे हैं, जबकि उसमें पिस्टल रखे हुए थे उन्होंने। इसाक बॉबी और आसिम कैपरी कौन थे? क्यों उन्होंने अमजद साबरी को कत्ल किया? ये सवाल आज भी न सिर्फ पूरी कौम के जहन में है, बल्कि अमजद साबरी के सबसे छोटे भाई तलहा साबरी को भी ये बात अब तक परेशान करती है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से कुछ, ना किसी से कुछ, किसने किया, क्यों किया, ये सवाल आज तक मेरे जहन में घूमता है। पहले आपको पता है, पहले कुछ लोगों पे डाल दिया, फिर कुछ लोगों पे डाल दिया, फिर एंड में कुछ लोगों पे डाल दिया और उनको सज़ा भी अनाउंस तो हो गई थी। लेकिन ना हम उनसे मिले आज तक, ना हमने उन्हें देखा, ना उन्होंने हमें दिखाया। लेकिन आज हम बहुत से सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अमजद साबरी के कत्ल के बारे में बताने से पहले मैंने आपको उनके कातिलों के बारे में इसलिए बताया कि आपको ये समझा सकूं कि ये कातिल किसी मामूली ग्रुप के नहीं थे, बल्कि ये कराची की तारीख का एक ऐसा ग्रुप और कलदम तंजीम का स्लीपर सेल था जिसने तफ्तीशी हुक्काम को भी हैरान कर दिया। वैसे तो ये ग्रुप कलदम लश्कर जंगवी के 3 अफराद इसाक बॉबी, आसिम कैपरी और दिलदार चाचा पर मुश्तमिल था, जिसमें सेल के इंचार्ज दिलदार चाचा और हदफ को निशाना बनाने का काम इसाक और आसिम किया करते थे। लेकिन ये कार्रवाइयां
इस अंदाज में करते थे कि मालूम होता था कि शहर में कोई बड़ा ग्रुप काम कर रहा है जिसमें शायद 10 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो बस 3 थे। जब टारगेट किलिंग कराची में हो रही थी मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसमें फॉरेंसिक में पता चला था कि इसमें 5-6 वेपन यूज़ हो रहे हैं। मतलब किसी में एक वेपन हुआ, किसी में दूसरा हुआ, फिर कहीं ना कहीं मैच हो गया कि जब 2-3 किलिंग हो जाती थी तो फिर ये वेपन चेंज करते थे ताकि लगे ये कि वो टीम अलग होगी, ये टीम अलग होगी, फिर कहीं एक पुराना इस्तेमाल करिए, एक नया इस्तेमाल कर लिया। तो वो एक हमें इसमें फॉरेंसिक की बहुत हेल्प मिली। और हमेशा एक याद रखें कि जब भी आप काम करते हैं ना, तो सिर्फ एक बंद माइंड से नहीं कर सकते। हम कह दें नहीं जी ये सेक्टेरियन था, नहीं जी ये किसी तंजीम ने मार दिया। आपको सारे पहलू देखने पड़ते हैं, फिर आप जाके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इनका ज़्यादा चांस किस तरफ है। अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। अब अमजद साबरी की जिंदगी पर आते हैं। अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को मशहूर और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के घर पैदा हुए। वो 11 बहन भाइयों में 8वें नंबर पर थे। इब्तदाई तालीम अपने महल्ले लियाकताबाद के स्कूल से ही हासिल की। वो अपने बहन भाइयों में वालिद के सबसे ज़्यादा लाडले थे। हमारे वालिद साहब हमेशा से बर्थडे वगैरह के खिलाफ थे, और लेकिन अमजद भाई की बर्थडे हर साल में आप यूँ समझ लीजिए 2 दफ़ा बनती थी। एक इस्लामी अंदाज से और एक इंग्लिश इनकी 23 दिसंबर है, और इस्लामिक जो है वो उनका इस तरीके से है, आखिरी बुध जो है रमज़ान शरीफ का आता है। 22 जून साल 2016 रमज़ान के दिन थे। अमजद साबरी रोज़े की हालत में थे। वो एक चैनल की ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए लियाकताबाद 4 नंबर में वाक़ अपने आबाई घर से रवाना हुए। अपनी सफ़ेद रंग की गाड़ी में सवार होते हुए छोटे भाई को कहा कि मेरे कमरे का एसी ठीक करवा दो। तो जिस दिन को टारगेट करना था तो ये दोनों बाइक पे पीछे आए। कैपरी बाइक चला रहा था और इसहाक भाई पीछे बैठा हुआ था। इससे पहले भी ये अटैम्प्ट कर चुके थे, लेकिन उस दिन ट्रैफिक की वजह से वो निकल गए और ये फंस गए पीछे। ये दूसरा अटैम्प्ट था। तो जैसे ही इसने उठ के फायरिंग की उसने कैपरी ने इनके ऊपर, तो साबरी साहब उसको देख रहे थे बाकायदा, लेकिन उसका पिस्टल जो था वो फंस गया। उसने फ़ौरन दूसरा पिस्टल निकाला जो 30 बोर था और उससे इन्होंने उसको टारगेट किया और शहीद कर दिया। ये वहाँ से निकल गए। उसके बाद ये चले गए। तो जाके जब इन्होंने बाद में टीवी पे उनका जनाजा देखा और उनकी पॉपुलैरिटी देखी पाकिस्तान में भी, आगे दूसरे तीसरे मुल्कों में भी, तो कहते हैं हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि हमने इतना बड़ा टारगेट कर लिया है। उनको खुशी का इजहार हुआ इस चीज़ पर कि हमने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। मैं जब स्पॉट पे पहुंचा तो उनकी गाड़ी लियाकताबाद 10 नंबर पे जो कि गरीबाबाद की तरफ रोड जाता है और नाजमाबाद की तरफ से आता है, वहाँ पे बकरा पीढ़ी से चंद कदम फासले पे खड़ी हुई थी, जो कि वाटर बोर्ड का पंपिंग स्टेशन भी है। वहाँ पे कुछ अनिशाहिदीन से मेरी बात हुई। जो अमजद साबरी के साथ मौजूद थे सलीम उर्फ चंदा, उनका जो बैंड था उन्हीं के साथ वो होते थे, उनके साथ ही अरसे दराज से काम कर रहे थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। वो भी उस वक्त गाड़ी में उनके साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल सवार अफराद ने जैसे ही उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका तो उसके बाद पहला फायर हुआ जो कि गाड़ी की विंड स्क्रीन पे लगा और वो नीचे झुक गए। अच्छा, वो चूँकि कद में थोड़े छोटे हैं तो वो डैशबोर्ड से भी नीचे आ गए। उनको कोई इस मामले में ना कोई गोली लगी ना कुछ और। जो विंड स्क्रीन के शीशे टूटे थे वो सिर्फ गर्दन पे आके लगे, जिससे वो मामूली ज़ख्मी हुए थे। उन्होंने ये बताया कि मुलजिमान उतर के आए और उनकी चैम्बर में गोली फंस गई, जिसके बाद इसी दौरान अमजद साबरी कुछ चीखे चिल्लाए और उन्होंने उनको देखकर बोला मुलजिमान को कि यार तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने 30 बोर का पिस्टल यूज़ किया है। 5 गोलियां उन्होंने शॉट की हैं। इनको हेड में गोली लगी है जो इनकी मौत का बायस बनी है। आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी इस वाक़े के बाद फरार हो गए और सारे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमजद साबरी के चाहने वाले सोग में मुब्तला हो गए। जाए वक़ुआ से पुलिस को चंद खोल मिले और एक एनी शाहिद भी, जिसकी मदद से पुलिस ने मुलजिमान का खाका भी तैयार करवा दिया था, लेकिन वो ठीक ना बन सका। अब पुलिस के पास 30 बोर पिस्तौल के चंद खोल थे। जब वो जो हालात थे उन दिनों में, तो उस वक्त होता यही था कि किस इलाके में मर्डर हुआ है तो उस इलाके की मुनासबत से वो जिसके ज़ेर असर होते थे, वहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड होता था, वो मर्डर उसके खाते में लिख दिया जाता था।
इसमें भी ये हुआ, एमक्यूएम के बहुत सारे लोग उठे, उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेटर्स को अंदाज़ा हुआ कि वो गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। शख्सियत के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पब्लिक के लिए तो बहुत अच्छा फिगर थे, बड़े थे, लेकिन वो एक सॉफ्ट टारगेट भी थे। मतलब एक नॉर्मल लाइफ गुजारे थे, जो जहाँ बुलाता था चले जाते थे, प्रोग्राम भी करते थे। तो शख्सियत तो पब्लिक के लिए बहुत बड़े थे, लेकिन इनके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट था। उन्होंने कराची में बेइंतहा टारगेट किलिंग की और मुख्तलिफ वेपन यूज़ किए, जिसकी वजह से लगता था कराची के तो कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 लोग थे और ये पकड़े गए। उसके बाद आज तक देख रहे हैं उस नेटवर्क का बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई किसी किस्म की सेक्टेरियन टारगेट किलिंग इस ग्रुप के हवाले से आज तक नहीं हुई। उन दिनों शहर में टारगेट किलिंग अरूज पर थी। अप्रैल साल 2016 की बात है जब औरंगी टाउन में पोलियो ड्यूटी पर मामूर 7 पुलिस एहलकारों को एक साथ शहीद किया गया। इसी तरह 27 जुलाई साल 2016 को आर्मी के एहलकारों को सदर में शहीद किया गया। मई में आयशा मंजिल पर 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। 29 अक्टूबर को नाजमाबाद की एक मजलिस पर हमला किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे समझ तो गए कि ये काम एक ही ग्रुप का है, लेकिन मुल्जिमान का कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। एक तरफ अमजद साबरी का केस था कि उसको हल करना भी बड़ा जरूरी था और पुलिस को और इदारों को इस बात पर प्रेशर भी था। मुल्जिमान इतने शातिर थे कि किलिंग के हर स्पॉट से पुलिस को होल भी नहीं मिल रहे थे। अफसरान के मुताबिक कुछ मुखबिरों की मदद से पुलिस को आसिम कैपरी और इसाक बॉबी का इल्म हुआ। तो पुलिस और दीगर इन्वेस्टिगेटर जो है वो बड़े परेशान थे कि एम्प्टीज़ कैसे नहीं मिलती। तो जब वाक़यात की सीसीटीवी निकाली गई तो उसमें फिर मुल्जिमान जिस तरह से फायरिंग करते थे उसको बहुत क्लोजली देखा गया। उसमें चीज़ मिली कि मुल्जिमान की पिस्टल के साथ एक पाउच लगा हुआ है, यानी कि एम्प्टीज़ सारी की सारी जो कैचर होता था वो उसको जब एम्प्टीज़ निकलती हैं गन में से तो वो उसको अपने अंदर ही उसको सक कर ले करता था। तो सारे के सारे एम्प्टीज़ उसी पाउच में चले आते थे। मुल्जिमान अपने पीछे किसी किस्म का कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। देखिए आसिम कैपरी जो है वो तो पुराना लश्कर का लड़का था, जेल में भी गया, जेल में वो कुछ अर्सा रहा, रिलीज़ भी हुआ, वहाँ से ज़मानत हुई थी, ज़ाहिर है बेल पे बाहर आया तो वो जेल से सीख के आया था कि अब हमने 2-3 लड़कों से काम करना है ताकि हम ट्रेस ना हो। और जो बॉबी था, बॉबी कभी रिकॉर्ड पे नहीं आया था, उसके बारे में कोई जानते ही नहीं था। तो कैपरी हमारा उसको टारगेट नहीं था। कैपरी का नाम तो बाद में लोगों के सामने आया ना। तो इसाक बॉबी जब हम ढूंढने लगे तो हमें उसकी बहुत पुरानी छोटी सी पिक्चर मिली। फिर हम चलते रहे, जेल भी गए, बहुत से मुल्ज़मान को उठाया, इंटरोगेट भी किया, तो उसमें इसका प्रोफाइल क्लियर होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो बड़ा यानी कहना चाहिए कि जज्बाती और बड़ा लड़ाका किस्म का लड़का था, लेकिन आसिम का भी तजर्बाकार था। तो तजर्बा और जो गुस्सा जब मिल गए तो इन्होंने फिर ये बेड़ा उठाया। फिर 7 नवंबर साल 2016 लियाकताबाद से ही इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गिरफ्तारी का ऐलान किया और साथ ही बताया कि ये दोनों मुल्जिमान शहर में 28 केसेस में मुलव्विस हैं। सीटीडी की टीम हमारी जो एक ट्रांसनेशनल टेररिस्ट इंटेलिजेंस सेल है जिसको उमर खताब साहब हेड करते हैं, उन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है। 17 अक्टूबर 2016 में रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ। जो 17 अक्टूबर 2016 को एफसी एरिया में ग्रेनेड अटैक हुआ था मजलिस के ऊपर, वो इसमें भी यही लोग इन्वॉल्व थे। 26 जुलाई को 2 आर्मी पर्सनल पार्किंग प्लाजा सदर में शहीद कर दिया गया था। इस गैंग का उसमें भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमें डिटेक्ट हुआ है। अमजद साबरी को शहीद कर दिया गया था 23 जून 2016 को। उसमें कई खबरें और आई थी, लेकिन ये मैं आपको ऑथेंटिक इसलिए कि गवर्नमेंट की तरफ से हम ये पहली बार बता रहे हैं कि ये केस भी रिजॉल्व हुआ है और यही लोग विद कंक्लूसिव प्रूफ अमजद साबरी शहीद के केस में इन्वॉल्व थे। आसिम कैपरी और इसाक बॉबी का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगवी से था। जब उनसे तहकीकात हुई कि उन्होंने क्यों मशहूर कव्वाल अमजद साबरी को निशाना बनाया तो उनका जवाब बहुत हैरानकुन था। ये रहते थे अमजद साबरी साहब के मोहल्ले के पीछे कहीं, तो एक दिन दोनों बाइक पे जा रहे थे। जब उनको देखा अमजद साबरी साहब तो उन्हें नोट कर लिया। फिर उन्होंने जाके गूगल किया, फिर उनकी सारी चीज़ें भी नोट की। तो उन्होंने कहा कि जब इनको टारगेट करते हैं,
तो उसके बाद फिर उन्होंने प्लानिंग की ना, मतलब ये प्लानिंग से मुराद है कि उन्होंने 2-3 हफ्ते लिए। वजह ये थी कि वो कहते हैं कि ये जो है ये मज़हब की शक्ल बिगाड़ रहे हैं, ये है वो, जो भी उनका एक अपना आइडिया है। जो इस तरह के रेडिकलाइज लड़के हैं जो आगे निकल गए लश्कर में या किस में चले गए, इनके पास बहुत बड़ी मजहबी तालीम नहीं है। बस इनको ये पता है कि जो हमारे ला वो काफिर है। अब मुझे पता है ना कि अगर भौरी हों या आगा खानी हों या किसी और मसलक के लोग हों, उनको टारगेट करना सिर्फ नफ़रत की बात है। बाकी तो हर कोई अपनी फ़ैसला अल्लाह से करना ना जाके उसने, खुद हम तो फैसला नहीं कर सकते इसका। जो इनकी सोच के मुताबिक गलत है उसको ये टारगेट करते हैं। तो अमजद साबरी साहब को सॉफ्ट टारगेट और भजन या कवाली या नाते वगैरह की नफ़रत या उसके ख़िलाफ़ होने की वजह से, ईजी होने की वजह से पड़ोस में रहते तो कोई ना कोई तो बंदा मारना था, इनको इतना बड़ा टारगेट मिल गया। अमजद साबरी कत्ल केस में इसाक बॉबी और आसिम कैपरी को सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है, जिस पर अभी अमल नहीं हुआ है। याद है शुरुआत में मैंने आपको दिलदार चाचा और लियाकताबाद की एक दुकान का जिक्र किया था। तो जनाब अमजद साबरी समेत इसाक बॉबी और आसिम कैपरी ने जो भी किलिंग्स की, उन सब का इल्म दिलदार चाचा को था। बम बनाने के माहिर होने के साथ साथ उसके पास असले का भी एक बड़ा जखीरा था और इम्कान यही है कि इसाक और आसिम को किलिंग के लिए असला भी वही देता था। दिलदार चाचा 6 मार्च 2017 को कोरंगी मेहरान टाउन में सीटीडी से मुकाबले में मारा गया। स्लीपर सेल का हेड जो था वो दिलदार चाचा था, जो मेहरान टाउन में रहता था। और उसने जो सामान छुपा के रखा हुआ था, सामान से मुराद मेरी है बारूद, डाइयाँ, वेपन, पिस्टल, तमाम चीज़ें, केमिकल जो एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल होता है, वो सारा उसने बाकायदा किचन बनाया हुआ था। तो किचन के कारपेंटर था बेसिकली। किचन के आगे उसने जो दराजें बनाई हुई थी ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था। जब हमने रिकवर किया तो जब उसको खोला हमने तो पूरी स्लैब की नीचे दराज बाहर आ गई और जब अंदर गए तो अंदर सब भरा हुआ था सामान। तो उस वक्त मीडिया को हमने दिखाया था, हमारी गाड़ियाँ भर गई थी उस सामान से। और उसके बाद ये हुआ कि कंप्लीट सेल ख़त्म हुआ। लियाकताबाद की उस दुकान से अमजद साबरी और मुख्तलिफ किलिंग्स में इस्तेमाल होने वाला असला भी मिला और हर असले पर एक चिट लगी हुई थी। आर्मी के जवानों को शहीद करने में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल पर आर्मी लिखा हुआ था। अमजद साबरी वाली किलिंग में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल पर अमजद साबरी लिखा हुआ था। सीटीडी और राजा उमर खिताब की टीम ने न सिर्फ इस केस को हल किया बल्कि पूरा नेटवर्क भी ख़त्म किया। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।